तो आज हम शुरू कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका हार्ट और आपकी ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड वेसल्स, जब ये दो चीजें अच्छी होंगी तो फिर तीसरी चीज की जरूरत होती है ब्रेन की। तो जब आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स दोनों चीजें अच्छी होंगी तो तीसरी चीज की जरूरत होती है ब्रेन की। ब्रेन क्या करता है? आपके हार्ट को टाइमली कॉन्ट्रैक्ट करता है, टाइमली उसको स्ट्रेच करता है, जिसमें उसमें आपके जो वॉल्व्स हैं उनमें ब्लड भर सके। तो एट्रियम और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ब्रेन के जरिए होता है। ब्रेन क्या करता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट भेजता है जो बंद करता है और खोलता है, बंद करता है और खोलता है। तो जब ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स गड़बड़ हो जाएंगे, जो गड़बड़ होने पे आपको पेस मेकर की जरूरत होती है। ठीक। तो ब्रेन की वजह से बीपी बढ़ना बहुत नेचुरल है। फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके हार्ट में कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए या आपके ब्लड वेसल्स में कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए कि आपका बीपी असामान्य हो, तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी? या तो सिकुड़ जाए या फैल जाए या उनके भीतर कुछ प्लाक जमा हो जाए, कैल्सिफिकेशन हो जाए, कुछ कोलेस्ट्रॉल जम जाए, ट्राइग्लिसराइड हो जाए, कुछ भी कारण से वो पतली हो जाए तो खून तेज हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। किसी कारण से ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी तो खून धीरे हो जाएगा और बीपी कम हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स की हेल्थ, हार्ट का पंप करना, ये दोनों चीजें मिलके क्या बनती हैं? आपका ब्लड प्रेशर। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में जो हमारे हाथ में चीज है वो है ब्लड प्रेशर। कम होना या ज्यादा होना दोनों ही नॉर्मल नहीं है। तो आज की क्लास में हम ब्लड प्रेशर को थोड़ा डिटेल से समझेंगे। अगर हमने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना सीख लिया तो हम हार्ट को हेल्दी बना ले जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है एक बार थोड़ा समझते हैं। किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो एक प्रेशर है, एक फोर्स है। किस चीज का? उसके ब्लड को पुश करने का। किसमें? आर्टरीज के वॉल पे, या हार्ट को पंप करने का। तो हार्ट जब पंप करेगा और जितनी तेजी से खून ब्लड वेसल्स को पुश करेगा उस चीज को हम नोट करते हैं ब्लड प्रेशर के रूप में। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 120/80 mm Hg। इसको समझते हैं थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में तो आप बेहतर समझ जाओगे। मानो मेरे हाथ में एक आर्टरी है। ठीक, ये ब्रेकियल आर्टरी होती है, जिसको अगर मैं ऐसे दबाऊं जोर से तो एक टाइम के बाद क्या होगा? उस आर्टरी पे खून बहना रुक जाएगा। ये मेरा होगा सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब मैं अपने आर्म को प्रेस करना चालू करूं एक कप के थ्रू, तो जब ये पूरी तरह से दब जाएगा और खून बहना रुक जाएगा तो ये क्या है? मेरा सिस्टोलिक प्रेशर है। अब मेरी अगर खून की नसें ज्यादा चौड़ी होंगी तो इसको दबाने के लिए ज्यादा जोर लगेगा। मेरी खून की नसें कम चौड़ी होंगी तो इसको दबाने के लिए कम जोर लगेगा। तो जितनी चौड़ी मेरी खून की नसें होंगी उतना प्रेशर लगेगा। तो आइडियल कितना प्रेशर लगना चाहिए? 120 mmHg प्रेशर लगना चाहिए तो मेरी ब्लड वेसल्स ठीक है। अगर ये 120 से ज्यादा लग रहा है तो मेरी ब्लड वेसल्स क्या होंगी? अंदर से सिकुड़ रही हैं, अंदर से ब्लॉक हो रही हैं या टाइट हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनमें, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से मेरे को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता। तो मुझे 120 की जगह 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, कुछ भी 200, कुछ भी प्रेशर लगाना पड़ सकता है। मेरे आर्टरी की जैसी सेहत होगी। राइट। तो जब भी मेरे आर्टरी की सेहत अच्छी नहीं होगी मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा खून को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि खून बहुत तेजी से उसमें भाग रहा होगा। अब जब मेरे आर्टरी की सेहत चौड़ी हो गई, मेरी आर्टरी आवश्यकता से ज्यादा चौड़ी हो गई, या उसमें बहने वाला खून ज्यादा पतला हो गया, या उसमें बहने वाला खून कम हो गया, तो फिर क्या होगा? मुझे इसको
थोड़े से ही प्रेशर में खून को मैं रोक लूंगा। तो जब ये जो प्रेशर लगाना है आपके ब्रेकियल आर्टरी पे, ये कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम आएगा, लो आएगा। ज्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई आएगा। बराबर रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बराबर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्लड प्रेशर की बेसिक साइंस समझ गए होगे कि खून की नस कैसी है, खून की आर्टरी कैसी है, उसी को दबाने का पूरा साइंस जो है ये कहलाता है ब्लड प्रेशर। अब दबाने के बाद जब उसको ढीला करते हैं ना, तो किस टाइम पे फिर से ब्लड नॉर्मल बहने लगता है, वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दबाने पे कितना जोर लगाना पड़ा, खोलने पे कितने पे खुल गया। ठीक, तो ये है आपका ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर होता है, दूसरा लो ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर आम बोलचाल में इसको आजकल हाइपरटेंशन कहते हैं लोग। तो क्या होता है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन का मतलब है जब आपका ब्लड आपकी आर्टरी में मोर देन 140 mmHg से बह रहा हो। तो 140 टू 90 mmHg का ब्लड फ्लो अगर आपकी आर्टरी पे आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। पर ये एक बार दो बार अगर बह रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, किसी कारण से ये थोड़ी देर के लिए तेज हो गया होगा। जब ये लगातार लंबे समय तक 140 या 140 से ज्यादा प्रेशर से बह रहा हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर पे सबसे जरूरी चीज याद रखिएगा कि जब ब्लड का प्रेशर 140 90 mmHg से ज्यादा लंबे समय से बना रहा हो, तो जब भी बीपी नापेंगे, बीपी की दवाई ऐसे नहीं चालू कर देंगे, कम से कम एक हफ्ते की हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए कि आपके ब्लड प्रेशर में वेरिएशन कितना आ रहा है। तो सुबह आपका बीपी कितना था, शाम को आपका बीपी कितना था, खाने से पहले, खाने के एक घंटे बाद क्या चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को नोट करके फिर हम पहुंचेंगे इस नतीजे पे कि क्या सच में हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है। ठीक, तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक, तो इसका क्या कारण है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है। तो इसके अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, इसके कारण की बात करें, तो आर्टरी का नैरो होना, प्रेशर का बढ़ना, तो किसी कारण से हार्ट कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है और आर्टरी सिकुड़ रही है, तो ये पहला कारण। इंक्रीज रेजिस्टेंस इन ब्लड फ्लो, मतलब अंदर की ओर कुछ ऑब्स्टिकल डिपॉजिट हुआ, कुछ कैल्सिफिकेशन, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल जो खून के ऑब्स्ट्रक्शन को, उसके अंदर बहने को रजिस्ट कर रहा है। तो इंक्रीज रेजिस्टेंस इन ब्लड फ्लो। फिर क्या होगा, अगर किसी का हार्ट ज्यादा स्ट्रेस पे काम कर रहा है, उसका दिमाग जब परेशान होगा, तो उसके हार्ट पे रिदमिक मूवमेंट्स नहीं आएंगे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। तो कई बार आप देखते हो ना, हार्ट बीट अचानक से तेज हो जाती है, कम हो जाती है, इरेगुलर रहती है, तो उससे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। तो जब आपका हार्ट बहुत जोर लगा रहा है, तो क्या कंडीशन होती है, बीपी बढ़ने की कंडीशन होती है। तो जब भी किसी के आर्टरी में या हार्ट में स्ट्रक्चरल कोई चेंज आएगा या फंक्शनल कोई चेंज आएगा, उस कंडीशन को बीपी कहते हैं। इसीलिए जब आप जाओगे ब्लड प्रेशर के डायग्नोसिस के लिए, तो सबसे पहले आपका डॉक्टर आपके एक ईसीजी करके देखते हैं कहीं हार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं, हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ईसीजी के बाद अब जो अगला इन्वेस्टिगेशन होता है, वो ब्लड का होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, ट्राइग्लिसराइड्स कैसे हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीजें बताते हैं कि बीपी क्यों बढ़ रहा है। फिर आपका मोटापा कैसा है, तो ये सारी चीजें ध्यान देते हैं। और अगर ये सब कुछ ठीक है, तो एक कारण क्या होता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है।
तो जिस कारण से आपका बीपी बढ़ेगा उस कारण का ही इलाज करके ये ठीक भी होगा। तो अगर हम ब्लड प्रेशर के कॉज की ओर जाते हैं तो इसका कॉज बहुत सिंपल है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बड़े कॉमन कॉजेज होते हैं बीपी बढ़ने के। तो अगर किसी का स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बहुत बढ़ रही है, तो ये बीपी बढ़ने का बड़ा कॉमन कॉज है। ओबेसिटी भी एक बड़ा कॉमन कॉज है। तो जिन लोगों का वेट हायर साइड पे रहता है उनकी बड़ी संभावना होती है कि उनके ब्लड वेसल्स में चेंजेस आएंगे। तो ओबेसिटी एक बड़ा कारण है। टू मच सॉल्ट, ये टू मच सॉल्ट क्या करेगा, आपकी बॉडी से वाटर को बहुत ज्यादा बाहर निकाल देगा, तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ जाएगा। आपकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब हुआ कि भाई आप अपने हार्ट को सही एक्टिविटी नहीं दे रहे हो, तो आपका हार्ट फंक्शन स्लो कर देगा, चीजें गड़बड़ कर देगा। किडनी डिजीज में अगर किसी को बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा हो तो उसमें भी बीपी बढ़ जाएगा। अगर किसी की हेरिडिटरी है कि उसके पापा को, दादा को, चाचा को, ताऊ को बीपी बढ़ने की समस्या है, तो उसका भी बीपी बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस भी ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण है, स्पेशली थायराइड या एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड बढ़ेगा कैसे, डिस्टर्ब होगा आपके थॉट प्रोसेस से, और थायराइड डिस्टर्ब होगा आपके ईटिंग बिहेवियर से। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर अफेक्टेड हो सकता है। तो ये सारे कुछ कॉमन कॉजेज हैं किसके, बीपी बढ़ने के। अगर इसको हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखते हैं, आयुर्वेदिक भी अगर देखते हैं, तो मेनली ये पित्त और वात का गड़बड़ी है। तो पित्त और वात जो है ये कैसे गड़बड़ होते हैं, कोई इंसान खाने पीने में गड़बड़ी कर रहा है, कोई इंसान एक्टिविटी में गड़बड़ी कर रहा है, तो ये चीजें आती है। तो उसमें क्या होगा, उसका रस और रक्त दोनों ही धातुएं क्या होंगी, क्षीण हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। तो ये जब भी किसी की रस और रक्त दूषित होता है, तो क्या, रस का मतलब हुआ डाइजेशन के बाद का जूस, डाइजेशन के बाद का जिससे आप ताकत बना रहे हो, और रक्त क्या हुआ आपका ब्लड। तो रस और रक्त को बेहतर करना मतलब इसमें इम्प्योरिटीज का बढ़ना, तो आपका बीपी बढ़ाया। जैसे अभी हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, ये सारी चीजें। उसके अलावा अगर किसी में मेद की वृद्धि हो जाती है, तो रक्त वाहिनियों में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये है, जैसे मैं भी बता रहा था ना आपको, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड वाली कंडीशन, तो ये है। इससे रस और रक्त तो दूषित होंगे, साथ साथ ब्लड वेसल्स भी अफेक्टेड होंगी। मेद की वृद्धि, अगर किसी में भी ओबेसिटी है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि जब किसी की मेद की वृद्धि है तो उसमें फैट परसेंटेज वेरी करेगा। फैट परसेंटेज ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और मन की विकृति जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मन की विकृति अगर होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा किसी को, तो भी उसका बीपी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ब्रेन लगातार उसके हार्ट को रेगुलेट कर रहा है। तो अगर ब्रेन इंगेज हो जाएगा कहीं और, तो हार्ट को सही अटेंशन नहीं मिलेगी। जैसे कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, अगर वो ड्राइव करते हुए फोन पे बात कर रहा है, तो डिस्टर्ब होके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, अगर अल्कोहल पी के ड्राइविंग कर रहा है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर मेंटल स्ट्रेस है तो बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या लक्षण मिलेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो हेडेक बहुत कॉमन लक्षण है।
सर पे इस हिस्से पे भारीपन होना, इस हिस्से पे भारीपन होना, इस हिस्से पे भारीपन होना, ये बीपी बढ़ने की एक बहुत सामान्य पहचान है। डिजीनेस, बेचैनी सी रहेगी, हालत सुस्ती सा रहेगा, ये बहुत कॉमन है। उसके बाद चेस्ट पेन हो सकता है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, पल्पिटेशन हो सकती है, थकान हो सकती है, और सोने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो उसको उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। सॉरी सर, डिजीज, पल्पिटेशन को थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्या पल्पिटेशन, पल्पिटेशन जी का जी। एग्जैक्ट मतलब क्या है? हाँ, पल्पिटेशन का मतलब होता है दिल का असामान्य रूप से धड़कना, कभी तेज तेज धड़कना, कभी धीरे धीरे धड़कना। तो जब आपकी हार्ट बीट इरेगुलर होती है, ये अक्सर एंजाइटी में फील होता है, कैसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है, दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है, इसको पल्पिटेशन बोलते हैं। तो ये इनमें से कोई भी सिम्टम अगर मिलता है तो ब्लड प्रेशर का रूटीन इन्वेस्टिगेशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को आपको ब्लड प्रेशर के कुछ लक्षण मिलते हैं, कोई कारण समझ में आता है, तो ब्लड प्रेशर का इलाज आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ब्लड प्रेशर के इलाज में अगर हम मेडिसिनल मैनेजमेंट की बात करें, तो मेडिसिनल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको बहुत आराम आराम से यूज होने वाली और बहुत बेसिक मेडिसिन ही बताई हैं, तो आप आराम से इनका यूज करके हेल्प कर सकते हो। जैसे सबसे जो जरूरी चीज है कि सर्पगंधावटी। ठीक, सर्पगंधावटी, इसकी एक टैबलेट दिन में 2 बार, ये हाई बीपी और एंजाइटी, जो स्ट्रेस एंजाइटी है, उसमें आपको बहुत हेल्प करता है। तो सर्पगंधावटी ये बहुत अच्छी दवा है। मुक्तावटी 1 से 2 टैबलेट सीवियरिटी के हिसाब से हाई बीपी और मन को शांत करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स करता है। तो या तो आप सर्वगंधावटी दे दीजिएगा या मुक्तावटी दे दीजिएगा, दोनों ही इफेक्टिव है। फिर आगे बात करते हैं अश्वगंधा चूर्ण की। 3 से 5 ग्राम चूर्ण, 5 ग्राम का हमने 1 चम्मच माना था, तो आधे से 1 चम्मच चूर्ण जो है, अगर रात के समय कोई दूध से ले लेता है तो उसको स्ट्रेस में बड़ी राहत होगी, स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाएगी। अश्वगंधा बहुत लॉन्ग टाइम तक एक साथ नहीं लेना, तो 30-40 डेज के बाद ब्रेक जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इससे आदत डेवलप होती है। फिर अर्जुन चाल का क्वाथ। क्वाथ बनाना मतलब उसको उबालना, और जब वो आधा रह जाए तो उसको छान के सिप सिप करके पीना। तो ये 30 ml दिन में 2 बार, ये हार्ट को बल देगा। हार्ट को बल देना मतलब जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको बेहतर करेगा, हार्ट की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सिंपली ये अर्जुन की छाल आप सबने सुना होगा, अर्जुन का लोग काढ़ा पीते हैं उसका पाक बना के, या अर्जुन के लोग वैसे ही छाल को सुबह सुबह रस पे पीते हैं, वो जो पार्क के बाहर आता है ना, हेल्दी जूस कड़वा वाला, उसमें भी अर्जुन की छाल का पानी डालते हैं। तो बहुत तरह से लोग अर्जुन की छाल यूज करते हैं, पर ये आपके हार्ट का एक बहुत अच्छा टॉनिक है। तो अर्जुन की छाल का काढ़ा, अर्जुन की छाल आपको कहीं पे भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, इसका काढ़ा बना। नाइट नाइट में भी ले सकते हैं क्या ये अर्जुन इसको की छाल का? रात को भी ले सकते हैं क्या काढ़ा अर्जुन की छाल दिन का, में दो बार ले सुबह और सकते शाम हैं। में? दिन में 2 बार ले सकते हैं। एक ब्रेकफास्ट के आधे 1 घंटे बाद ले लीजिए, एक डिनर के आधे 1 घंटे बाद ले लीजिए। इसको आराम से आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद ब्राह्मी बटी। ब्राह्मी बटी उन लोगों में बहुत कारगर है जो लोग मेंटली थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, थोड़ी इरिटेटेड रहते हैं, और उनका बीपी बढ़ रहा है, तो उनको ब्राह्मी बटी की एक टैबलेट दिन में 2 बार बहुत कारगर होगा। जटामांसी चूर्ण, ये भी बहुत फेमस मेडिसिन है। 1 से 2 ग्राम अगर शहद के साथ दे दिया जाए तो ये नींद के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आप किसी भी पेशेंट से बात करोगे, उसके सिम्टम्स को देखिएगा, और आपको लगता है कि जो जो मेडिसिन उसके काम की है वो बिल्कुल आराम से उसको एडवाइस कर सकते हैं। जब सर एक क्वेश्चन है,
पूछिए सर। जैसे इसको, मेरे हस्बैंड को बीपी हाई रहता है, उनको मेडिकल मतलब मेडिसिन चालू है एलोपैथी की, तो उसके साथ में मैं उनको ये अश्वगंधा चूर्ण दे सकती हूँ? हाँ, क्योंकि चालीस उनको पैंतालीस बहुत मतलब लेजीनेस रहती है, एनर्जी, लो एनर्जी रहती है उनको हमेशा। 40 45 दिन तक अश्वगंधा का चूर्ण, साथ में अगर आप उनको थोड़ा शिलाजीत दे सके। शिलाजीत धातु वर्धक है, ताकत देता है। ये जी। सेक्सुअल पावर बढ़ाने की दवा नहीं है, इसको बहुत बुरी तरीके से प्रमोट किया गया, अलग तरीके से। पर शिलाजीत से सिर्फ और सिर्फ धातु पुष्ट होता है, मतलब आपको ताकत आती है। धातु का मतलब सीमेंट से बिल्कुल नहीं है। तो जब आपका पूरा सिस्टम अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी होगी। तो शिलाजीत और अश्वगंधा अगर आप उनको देती हैं, कि बहुत कारगर होगा, उनके स्ट्रेस को कम करेगा, उनको थोड़ा एनर्जेटिक बनाएगा। तो सर वो टैबलेट फॉर्म में, जैसे आयुर्वेदिक टैबलेट आती है, वो हाँ, देनी है या पाउडर बिल्कुल। फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में भी आता है शिलाजीत, तो आपको वो ड्रॉप फॉर्म में भी मिल जाएगा, ये हम्म। पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो जिस फॉर्म में आपको, तो मतलब इसके कैप्सूल्स या टैबलेट भी मिल जाएंगी। तो जिस फॉर्म में आपको मिल जाए, पर ये शिलाजीत जो लीजिएगा थोड़ा ऑथेंटिक ब्रांड का लीजिएगा। ये सर जो कितना कितना देना चाहिए? तो दो सर ये 2 बूंद हाँ। या से 5 बूंद तक शिलाजीत दिया जा सकता है। और अश्वगंधा चूर्ण तो दिन रात को 3 से 5 ग्राम दे दीजिए, जैसा स्ट्रेस है आराम से रात को दूध के साथ लेके सो जाए। अभी सर वो हल्दी का दूध पीते हैं, तो उसी में ऐड कर दूं अश्वगंधा चूर्ण भी साथ में? हल्दी के साथ दे सकती है, कोई दिक्कत एक्चुअली क्या, उनके एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ हुआ है अभी, तो वो उसकी वजह से नहीं। वो तो हल्दी 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 का के दूध। साथ दे सकती है, हल्दी के साथ अश्वगंधा का लेना कोई जी। नुकसान नहीं करेगा। और सर शिलाजीत के कैसे देना है, मतलब अलग से दूध, देना है अरे शिलाजीत? वो रात को सोते वक्त आधे कप हम्म। दूध से ये ले लें, आधे कप दूध से वो ले लें। ओके, गैप रख के या साथ में? थोड़ा बहुत गैप रख लें, बहुत ज्यादा गैप ओके। की जरूरत है नहीं। 10 15 ठीक है मिनट का सर। गैप बहुत है। ठीक है सर। थैंक यू। तो ये बीपी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और नोट कर रहे हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बीपी में। अगर किसी का हाई बीपी है तो उसके लिए क्या आइडियल खाना होगा, पथ्य क्या है उसके लिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो अगर किसी को हाई बीपी है तो उसको लो साल्ट डाइट, ये सब जानते हैं, मानते नहीं है। तो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक नमक हमको जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, तो 1 से 3 ग्राम के बीच का नमक का इंटेक रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं। गार्लिक बहुत अच्छी चीज है। 1 2 3 क्लोव तक गार्लिक, एक जो लहसुन की कलियां आती है ना, वो सीधे निगली जा सकती है। लहसुन आप खाने में यूज कर सकते हो, लहसुन की चटनी बना सकते हो। किसी भी तरीके से लहसुन लेते हो, ये आपको बीपी में हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करता है। प्याज भी अच्छी चीज है, और नींबू पानी भी अच्छी चीज है। तो ये अच्छी चीज है। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जितना खा सकते हैं सब अच्छा। बहुत मीठे फ्रूट्स पे मत जाइएगा, लेकिन सीजनल फ्रूट सारे अच्छे हैं। कस्टर्ड एप्पल आता है ना, शरीफा जिसको बोलते हैं, शरीफा बहुत अच्छा है इसके लिए। आप सेब भी बीपी में अच्छा मान सकते हो। अमरूद भी अच्छा मान सकते हो। कीवी अच्छा मान सकते हो। पाइनएप्पल अच्छा मान सकते हो। तो फ्रूट्स बहुत सारे हेल्प करेंगे बीपी कम करने में। फिर लाइट एक्सरसाइज, योगा, शवासन, अनुलोम विलोम, ये बहुत मजेदार है स्ट्रेस को कम करने में। मेडिटेशन और अच्छी नींद, ये बहुत जरूरी है बीपी को मैनेज करने में। तो ये हो गया बीपी के लिए क्या एडवाइस आप कर सकते हैं या क्या जरूरी है। अब बात करते हैं अपथ्य, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं लेना। तो सिंपली बहुत ज्यादा नमक, क्योंकि लो सॉल्ट डाइट है, तो टू मच सॉल्ट अच्छा नहीं है। स्पाइसी और ऑयली, डीप फ्राइड फूड बिल्कुल अच्छा नहीं है बीपी में, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को डैमेज करेगा और प्रॉब्लम और बढ़ाएगा। चाय, कॉफी, अल्कोहल, तंबाकू, ये सारी चीजें नर्वस स्टिमुलेटर है, ये बीपी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो चाय, कॉफी, तंबाकू या शराब, सब कुछ बुरा है बीपी के लिए। फिर मेंटल स्ट्रेस और गुस्सा, ये बहुत बुरा है बीपी के लिए। अगर कोई दिन में सोता है
या बहुत आलसी भरा जीवन जी रहा है तो भी बीपी के लिए बुरी चीज है। तो आलस त्यागना है, दिन में सोना छोड़ना है, मेंटल स्ट्रेस और एंगर कम करना है, चाय कॉफी नहीं पीनी, टोबैको अल्कोहल नहीं लेना, बहुत स्पाइसी या ऑयली खाना नहीं खाना, बहुत ज्यादा नमक नहीं लेना। तो ये सारी चीजें बीपी को मैनेज करने में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक, तो ये तो हो गया आपको ब्लड प्रेशर की एक सिंपल कहानी। अब चलते हैं ब्लड प्रेशर का यौगिक मैनेजमेंट की ओर। तो यौगिक मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम है। तो अगर कोई इंसान खाने में लो कार्ब्स डाइट लेता है और लगातार ब्लड वेसल्स को क्लीन करने की एक्सरसाइज करता है, तो पहले 45 डेज पवन मुक्त सीरीज, योग निद्रा और अनुलोम विलोम, ये बहुत अच्छा है पहले 45 डेज में। इसके बाद 45 डेज में जब ये हो जाए तो फिर 10 to 20 मिनट की एक्सरसाइज पवन मुक्त सीरीज 1 2 3 की जो टफ एक्सरसाइजेस है वो करनी है, जैसे चक्की चालान, नौका चालान, डायनामिक ट्विस्ट, या फिर लेग रेजेस, सर्कल, साइकिलिंग, ये सब चीजें पवन मुक्त करना, वो लुढ़कना साइड वाइज, जिससे वात को आप निष्कासित कर सको, पित्त को बेहतर कर सको। वो सारी डायनामिक एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करेंगी। सूर्य नमस्कार लो इंटेंसिटी में बहुत मैजिकल रिजल्ट लेके आता है। किसके लिए? बीपी के लिए। तो सूर्य नमस्कार के सेट्स करने 10 से 15 मिनट तक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं लो इंटेंसिटी में। फिर उसके बाद अगर आसनों की मैं बात, जी दीपाली, अच्छा, सो अगर मैं आसनों की बात करूं कि आसन क्या बेहतर है, तो जितने भी नर्वस बैलेंस वाले आसन है वो सारे अच्छे आसन है। शवासन सबसे अच्छा आसन है, सिंहासन अच्छा आसन है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। इसके अलावा वृक्षासन, वृक्षासन के अलावा नटराज आसन, ये बड़े अच्छे आसन है। सुख आसन, या मतलब जैसे सिद्ध आसन करते हो, स्वास्तिक आसन करते हो, मेडिटेटिव पॉस्चर्स, वज्रासन, सब कुछ बहुत अच्छा है किसमें? बीपी कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे जो ना हमने पढ़ा था ना वो भूत शुद्धि वाला, 5 टाइम्स इन 5 टाइम्स आउट, 5 टाइम्स इन 5 टाइम्स आउट, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। तो हाई बीपी वालों को बहुत आराम से भूत शुद्धि के पूरे क्रम की 5 टाइम्स पूरे राउंड प्रैक्टिस कराना बहुत कारगर होगा। तो फिर से नाम बोलेगा? भूत शुद्धि, भूत शुद्धि मैंने नाम दिया इसको क्योंकि ये बहुत इजी हो गया समझना कि 5 टाइम्स पहले राइट से इन किया, राइट से आउट किया, फिर 5 टाइम्स लेफ्ट से इन किया, लेफ्ट से आउट किया, फिर दोनों नॉस्ट्रिल से इन किया, रोका, गायत्री मंत्र बोल के छोड़ दिया, रोका, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, छोड़ दिया। ये मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना। तो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट, 5 to 10 सेकेंड्स रोकोगे, फिर छोड़ दोगे। तो ये बार बार मतलब एक एक पूरा 15 सांसों का एक सेट पूरा हुआ तो ब्रेक ले लिया, फिर 15 सांसों का दूसरा सेट पूरा करना। ये बहुत मजेदार होगा उन सभी लोगों के लिए जो लोग हाई बीपी से सफर कर रहे हैं। हाई सर बीपी ये मतलब ज्यादा मेहनत। एक सेकंड सर सर, एक सेकेंड। बहुत फास्ट हो गया है सर, थोड़ा नहीं, लास्ट। सारी चीजें आपको पता है तो मैं बस याद दिलाता जा रहा हूँ, ये नई चीज तो बोल नहीं रहा हूँ। सर 5 टाइम्स सेम नोस्ट्रल से, मतलब राइट से हम्म। इनहेल और एक्सेल, और 5 टाइम लेफ्ट से, उसके बाद में 5 टाइम्स होल्डिंग। हाँ, ये बताया भी है। और जो पवन मुक्त सीरीज थी, जब हम प्राणायाम पढ़ रहे थे ना, तो प्राणायाम की शुरुआत भी ऐसे ही हुई है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी इंसान के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का। इसके अलावा गाइडेड मेडिटेशन बहुत काम आता है ब्लड प्रेशर में। जो लोग चक्रों का ध्यान करना चाहते हैं, जो लोग चिदाकाश दर्शन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें बहुत कारगर होती है हाई बीपी में। तो अगर ये सब कराते हो तो बहुत मजेदार रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। हाई बीपी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवाएं 100% छोड़ी जा सकती हैं, और पूरे जीवन भर बिना दवा के आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हो। बीमारी खत्म कभी नहीं होगी लेकिन जीवन भर के लिए मैनेज हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर रिवर्सल प्रोग्राम आप
इस जानकारी के अनुसार से कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं। थोड़े दिन उनको थोड़े आयुर्वेदिक मेडिसिन पे रखिए, एक्सरसाइज कराइए। खाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज है। खाना बहुत जरूरी है। खाने में क्या करना है आपको? लो कैलोरी डाइट, पर ज्यादा खाना। कम खाना नहीं, ज्यादा खाना। लो कैलोरी डाइट। ठीक, तो जो हमने वो नोट वाला कॉन्सेप्ट समझा था ना, कि 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट ज्यादा यूज करना है, तो इसमें भी ऐसे ही कम कैलोरी वाले खाने को ज्यादा खाना। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब बहुत मजेदार चीज है हाई बीपी। ठीक है। सर चिदाकाश दर्शन वाला कौन सा था सर, वो थोड़ा बता अपने, दीजिए। आप एक बार इसको यूट्यूब कर लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अपने स्कल को एक गहरे अंधेरे कमरे की तरह देखना है। उसमें काली फर्श है, काली छत है, काली दीवारें हैं। अपने स्कल को देखना है। अब उसके भीतर एक रोशनी सूरज की किरण की आती, फिर धीरे धीरे उसको पूरा प्रकाश से भर देती है। फिर उस प्रकाश को आप पूरे शरीर में फैलाते हो, और फिर पॉजिटिव होके, और फिर धीरे धीरे शांति हो जाते हो। तो ये चिदाकाश दर्शन बहुत मजेदार है किसी को भी पॉजिटिव करने के लिए। तो जो लोग ना मेंटली थोड़े परेशान रहते हैं, उनमें बहुत कारगर है। सर और एज फैक्टर भी मैटर करता है कि जैसे कम एज वालों को और ज्यादा एज वालों को किस तरह से कराना है तो उनको। 70 साल से पहले सभी को मेहनत करानी है। 70 ईयर से पहले सभी को मेहनत करानी है। 70 साल के बाद फिर आराम आराम से करें। आप लोगों ने सुना होगा कि बीपी में मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा सांस नहीं बनानी, ये नहीं करना। बीपी में मेहनत नहीं करोगे तो बीपी कभी खत्म नहीं होगा। सर एक ये भी कि आगे आने वाले ना करो, पीछे जाने वाले ना करो। सब कर सकते हैं, बस शुरुआत धीरे धीरे करिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब कर सकते हैं। सर यूट्यूब पे मिल जाएगी चिदाकार की वो हाँ हाँ, टेक्निक। चिदाकाश दर्शन ले लेंगे। चिदाकाश दर्शन बहुत फेमस ध्यान का तरीका है, आराम से ले लेंगे। और सर हाई बीपी वालों को वॉकिंग का कितना मतलब फास्ट का करवा सकते हैं कि फास्ट धीरे धीरे वॉकिंग कर। चलेंगे तो हाई बीपी वाले ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, पहले 1 महीने 3 किलोमीटर चल रहे हैं, 3 किलोमीटर चलने के लिए मानो उनको 45 मिनट तक लग जाते हैं, तो 1 महीने बाद उनको 30 मिनट में 3 किलोमीटर पूरे कर लेने हैं। फिर अब धीरे धीरे उनको ब्रिस्क वॉक पे आना है। ब्रिस्क वॉक पे 3 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए उनको मानो 25 मिनट लग गए। फिर धीरे धीरे उनको जॉगिंग पे आना है, तो 20 मिनट में 3 किलोमीटर कर गए जॉग करते करते। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि खून की नसें खुलेंगी ही तभी जब आपके खून में तेजी आएगी, जब आप मेहनत करोगे। ठीक है। सर थैंक यू। चक्राधान ध्यान में हमको मतलब प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखने चाहिए? कुछ ध्यान नहीं रखना, ये बहुत अच्छा गाइडेड मेडिटेशन का तरीका है। एक बार इसको प्लीज यूट्यूब कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं इस पे डिटेल बात कर लूंगा, क्योंकि हमने ध्यान के टाइम पे डिस्कस किया था चिदाकाश दर्शन, इसीलिए मैं उसको अभी डिटेल नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार देख लीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम जरूर बात करेंगे। ये तो बहुत सर बेसिक। आपने ये चिदाकाश वाला नहीं कराया था सर वो, तो सर नहीं आपने नोट बताया कराया तो, था। अच्छा मैंने बताया था चिदाकाश दर्शन। ऐसे बहुत सारे ध्यान है, सर चिदाकाश पर दर्शन। ये वाला जो है वर्डिंग, जो ब्लैंक स्कल को अंधेरा, ये अभी पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, नहीं अगर आप एक बार इसको यूट्यूब पे करोगे, ये बड़ा जैनिज्म का बड़ा फेमस ध्यान है। वैसे भी लोग इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं पॉजिटिविटी के लिए। तो मुझे लगा था कि ये बहुत सिंपल वाला ध्यान है, इसीलिए मैं इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहा था। आप कह रहे हो पहली बार सुन रहे हो, तो ये मुझे अब थोड़ा बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, एक बार यूट्यूब पे सर देखिएगा। रोशनी और ये सब सुना है, लेकिन जो जैसे आप सीक्वेंस में गए ना कि स्कल को अंधेरा फिर वो रोशनी, फिर ये तरीके से वो एक अलग ब्रह्मांड में ले जाते हैं, ऐसा देख सुना है। पर ये नहीं, जो अपने स्कल पे, और ये मेरे लिए तो नया था। चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार वीकेंड पे चिदाकाश दर्शन देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं करा भी दूंगा एक बार। ठीक है। तो ये हाँ हो। जी सर, मैंने भी नहीं सुना। अच्छा, आपने भी नहीं सुना? आप लोग कहाँ से पढ़े हो भाई? आप लोग का योगा सर एक बार योगा। करवाई दो। सर किसी ने भी नहीं सर सुना ये वाला होगा, करवा दीजिए आप। उनका हैंड रेस हाँ करवा मैंने दो भी सर नहीं जिसने सुना सुना। होगा। सर आप ही एक बार करवा दो।
सर योग विद्या अगर धाम किसी ने नासिक। सुना है तो हैंड रेज करेगा। जरूर करा सर दूंगा। मैंने नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। चलिए, तो अभी हम पहुंचते हैं लो ब्लड प्रेशर की ओर। मैंने सोचा था दोनों पूरा हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रहा था। आइए, लो सर ब्लड मेरा प्रेशर क्वेश्चन एक है, अगर बता देंगे तो। प्लीज पूछिए। सर एक आपने मतलब मेडिसिनल बोला था, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कुछ आप ऊपर जब नोट्स में थे, ब्राह्मी में राइट? तो ब्राह्मी में मेंटल हार्ट स्ट्रेंथ, सॉरी हार्ट स्ट्रेंथ, हाँ। हार्ट तो स्ट्रेंथ सर का ये हाँ मतलब सर जिनको बीपी इशू है उनको ही लेना है या नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं? देखिए, अर्जुन का क्वाथ जो है, या अर्जुन की छाल का रस या रस जो है, या अर्जुन की छाल को भिगो के उसका पानी पीना, ये नॉर्मली कोई भी ले सकता है। इसका बहुत बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट कुछ है नहीं। लेकिन ओके। अगर आपको कुछ ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर बीपी वाले हैं तो उनको दे दीजिएगा, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। और कोई सर लो नॉन बीपी बीपी वाला वाले भी। भी ले सकते ओके। हैं? हाँ जी। लो बीपी वाले भी ले सकते हैं? नहीं, लो बीपी नहीं। वाले की जरूरत नहीं है ये। वैसे लो बीपी वाले लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर उनको जरूरत नहीं है। सर इसका टाइमिंग है क्या, मॉर्निंग और इवनिंग? 2 बार ले सकते हो, सुबह शाम कभी भी ले लो। और सर जिनको हाई बीपी है उनको ये अश्वगंधा वाला ट्रीटमेंट और ये साथ में कर सकते हैं क्या, ये इसका फिर से देख अर्जुन की लीजिए, छाल? सारे ट्रीटमेंट सब साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ओ, ट्रीटमेंट कह रहे हो, अश्वगंधा और? अश्वगंधा वाला जो आपने बताया वो, और ये अर्जुन की छाल वाला साथ में दे हाँ सकती हाँ, हूँ क्या बिल्कुल मैं? कर सकते हैं। एक अर्जुन की छाल जो है, इसीलिए सबके आगे देखो उनकी इंडिकेशंस लिखी हुई है। अर्जुन की छाल जो है वो स्ट्रेंथ करती है हार्ट को। तो ये कोई भी ऐसा इंसान जिसको अपने हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ले सकता है। ठीक। और अश्वगंधा के लिए आपने देखा होगा, ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। तो दोनों का एरिया ऑफ एक्शन ही अलग है। एक दिमाग पे काम कर रही है, एक सिस्टम पे काम कर रही है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो दोनों साथ में लिए जा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। सर अश्वगंधा जिसका बीपी लो है, स्ट्रेस और एंजाइटी है, वो भी ले सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ उसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अश्वगंधा बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मेडिसिन है। अश्वगंधा का बस लंबा मिसयूज मत कीजिएगा, नहीं तो कोई भी इंसान अपने दिमाग को खुश रखने के लिए ले सकता है। आप हम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी लगता है कि दिमाग थोड़ा परेशान हो रहा है, कोई भी ले सकता है। ये मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसी तरीके से जटामासी का चूर्ण जो है, सर इसकी इसकी कुछ हैबिट पढ़ना ऐसा कुछ नहीं होता है ना? बिल्कुल है, इसीलिए कह रहा हूँ 40 दिन से ज्यादा लगातार मत लीजिए। हाँ सर, डाबर का जो स्ट्रेस कॉम आता है ना, इसका उसमें, अश्वगंधा का हाँ वो उसमें लिया था, तो वो उसमें थोड़े दिन लिया था हमने, तो उससे नींद अच्छी आती थी, हम दोनों उसमें प्रॉब्लम अश्वगंधा और थी। जटामासी दोनों है। पेटेंट हाँ मेडिसिन है वो। हाँ। तो स्ट्रेस, अब देखिए, ये पेटेंट और क्लासिकल मेडिसिन का अंतर आपको समझ में आ गया। स्ट्रेस कॉम जो यस है, सर। ये पेटेंट यस मेडिसिन। सर। यस सर। स्ट्रेस कॉम पेटेंट मेडिसिन। पेटेंट मेडिसिन का मतलब ये होता है कि इसको फायदे के लिए बनाई है, मतलब इसको पैसे कमाने के लिए बनाई है। पेटेंट मेडिसिन, स्ट्रेस कॉम जो आप ले रहे हो, उसका प्राइस यस सर। देखिएगा, उसका प्राइस काफी ज्यादा है। यस सर, महंगा आता है बहुत। और अगर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स अलग अलग लोगे, या किसी क्लासिकल फॉर्म में लोगे, ये बड़े सस्ती चीजें हैं। तो यही है, पेटेंट मेडिसिन महंगी होती है और क्लासिकल मेडिसिन सस्ती होती है। और ब्रांड वाइज भी फिर ये महंगी सस्ती हो जाती है। सर ये मेडिसिन कितने दिन देना है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। सर ये मेडिसिन कितने दिन देना है? ये मेडिसिन सर, किसी को जब तक सिम्टोमेटिक रिलीफ ना मिले तभी तक देना है। तो मानो, जैसे आप किसी को मानो 30 दिन दे दिए, 30 दिन बाद आप उसका ब्लड प्रेशर फिर से देखो, अगर नॉर्मल हो रहा है तो जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो है, जैसे लंबे समय तक दी जा सकती हैं, जैसे सर्पगंधा वटी, ये लंबे समय तक दी जा सकती है, 3 6 8 9 10 12 15 महीने, साल भर भी दी जा सकती है। ठीक। मुक्तावटी भी ये सालों दी जा सकती है। लेकिन बाकी की दवाइयां सिम्टोमेटिक हैं। तो मुक्तावटी या सर्पगंधावटी को अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, बाकी की जरूरत नहीं है लंबे समय तक। जैसे ही आराम हो जाए छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए।
चलेगा, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अब आते हैं लो ब्लड प्रेशर पे। टाइम कम है तो थोड़ा अपने आप को अलर्ट कर लीजिएगा। हमें हाइपरटेंशन के साथ साथ हाइपोटेंशन भी आप समझना था। सो लो ब्लड प्रेशर क्या है? अगर किसी का बीपी 90/60 mm Hg तक पहुंच गया है तो ये लो ब्लड प्रेशर होगा, या इससे नीचे जा रहा है तो लो ब्लड प्रेशर होगा। अब अगर ये 110 है तो भी ये लो ब्लड प्रेशर है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन 90/60 से नीचे जा रहा है या 90/60 पहुंच गया तो अब बहुत चिंता की बात है। तो हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा लो ब्लड प्रेशर खतरनाक होता है। हम लो ब्लड प्रेशर को बहुत लाइटली लेते हैं। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 100/70 आ रहा है, 60 आ रहा है तो बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसको सिस्टमेटिकली इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर 90/60 से नीचे जा रहा है तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तुरंत उसको आरएन लगाने की जरूरत है, इन्फ्यूजन लगाने की जरूरत है। सो ब्लड प्रेशर लो होना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं कि ये क्यों होता सर ये 90/60 बताया आपने, 90 यानी कि सिस्टोलिक और 60 यानी कि डायस्टोलिक। है। हाँ जी। जी सर। तो अब हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है, क्या कारण है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। शेफाली जी कुछ पूछ रहे हो आप? अच्छा, प्लीज म्यूट रखिएगा क्योंकि टास्क आज मैं सोच रहा था ये हो जाए तो बेस्ट है। तो ये जो इसका पैथोफिजियोलॉजी या कारण है वो, किसी के पास अगर ब्लड का वॉल्यूम कम है या उसका हार्ट कम पंप कर रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। किसी का ब्लड सर्कुलेशन अगर स्लो है तो पुअर सर्कुलेशन मतलब लो बीपी। हार्मोनल इम्बैलेंस ये स्पेशली फीमेल्स में देखा जाता है। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से ब्लड वेसल्स जो है उनमें चेंज आता है और बीपी कम हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जिनका भी हाइपोथैलेमस ढंग से काम नहीं कर रहा उनमें अक्सर बीपी कम मिलेगा। इसीलिए आप लड़कियों का, फीमेल्स का ब्लड प्रेशर अक्सर कम पाते हो। और यही जब ईस्ट्रोजन कम होने लगेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो ड्यूरिंग द मेनोपॉज बीपी बढ़ने लगेगा और यंग एज में बीपी कम रहेगा। सो ब्लड का वॉल्यूम कम है, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? हार्मोन बताया तो था मैंने, नहीं बताया था कि ईस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो आपके ब्लड वेसल्स को जो है वो फॉर्म रखेगा, खून का सर्कुलेशन। हाँ सर, सर बताया था आपने, बताया था और सर। अगर किसी का ईस्ट्रोजन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें ब्लड जो है वो प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंसी की वजह से कई बार बहुत तेज हो सकता है, कई बार बहुत स्लो हो सकता है। तो इरेगुलर हार्ट कंडीशन जो आना है वो सब मेनोपॉज के बाद आती है। तो हाई ब्लड प्रेशर फीमेल्स में अक्सर मेनोपॉज के बाद देखा जाता है हार्मोन्स की वजह से। ठीक, तो ओके सर। ये मेटाबॉलिक कंडीशन भी है, हार्मोनल कंडीशन भी है। फीमेल्स में अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखा जाएगा लो बीपी। और अगर इसके काज की बात करें तो ये डिहाइड्रेशन इसका मेन कॉज है। क्योंकि अगर आपके खून में पानी कम है तो आपका खून धीरे धीरे बहेगा। ठीक है, सो डिहाइड्रेशन एक बहुत कॉमन कारण देखने को मिलेगा। ब्लड लॉस, ब्लीडिंग हो गई, किसी को हैवी ज्यादा मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रही, कुछ कारण हो रहा है तो भी ब्लड लॉस किसी कारण से ज्यादा हुआ तो बीपी कम हो जाएगा। अगर उसके हार्ट की कंडीशन गड़बड़ है, हार्ट का साइज बड़ा हो गया तो भी बीपी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को कुछ इन्फेक्शन है तो क्या होगा, उसके सेल्स जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे, बीपी कम हो जाएगा। तो सीवियर इन्फेक्शन में अक्सर बीपी कम मिलता है। प्रेगनेंसी में मदर नेचर रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से बीपी कम कर देती है, जिससे बच्चे को डैमेज ना हो। प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ेगा तो बच्चा मर सकता है। इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, अगर किसी का हाइपोथैलेमस अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसमें कार्टिसोल बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो ऐसे में भी बीपी कम आएगा। और फिर न्यूट्रिशन अगर किसी का कम है तो भी बीपी
कम होगा। सो मेनली बीपी कम कैसे होगा? पानी कम पी रहे हो, खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, हार्मोन्स गड़बड़ है, तो इस वजह से बीपी कम होगा। या फिर आपकी बॉडी से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, या आपके सेल्स जल्दी डैमेज हो रहे हैं इन्फेक्शन में। तो बीपी कम होने के पीछे यही कुछ मोटे मोटे कारण हैं जो आप समझ सकते हो। ठीक। अगर इसको हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वात की व्याधि है। जो लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं, जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वात इकट्ठा हो जाता है, और जिनका रस और रक्त जो है वो क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों में ये अक्सर देखने को मिलता है। या तो उनका डाइजेशन कमजोर हो, उनमें भी ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो लो बीपी जो है अक्सर उन्हीं लोगों में मिलेगा जिनमें पुअर न्यूट्रिशन हो, डिहाइड्रेशन हो, पुअर सर्कुलेशन हो, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसीलिए जब भी ये सीवियरिटी की कंडीशन में तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है, और एक आरएल करके लिक्विड आता है जो इन्फ्यूजन करना होता है, जिससे आपके बीपी को सपोर्ट मिल जाता है। रिंगल लैक्टेट बोलते हैं। आरएल चढ़ाने से बीपी तुरंत बूस्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो सिम्टम्स मिलेंगे बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, लाइक वीकनेस, डिजीनेस, चक्कर आना, बेहोशी, ब्लर विजन, नोजिया। अगर ये सब कुछ मिल रहा है तो बीपी एक बार देख लेना चाहिए, लो बीपी हो सकता है। अदरवाइज हाई बीपी और लो बीपी साइलेंट किलर्स माने जाते हैं। इनके लक्षण बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है उनको टाइमली ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना चाहिए। हाई बीपी या लो बीपी के सिम्टम्स जो है ना बहुत रेयरली विजुलाइज होते हैं, रेयरली समझ में आते हैं। ठीक है। चलिए, तो अगर किसी को ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट है, थकान है, बहुत ठंडी रहती है उसकी त्वचा, उसकी स्किन बहुत ठंडी रहती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो मान लीजिएगा बीपी कम है, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लीजिएगा। बीपी को डायग्नोज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक ऐसे डिजिटल मॉनिटर लीजिए, उसको हाथ में लगाइए और देख लीजिए आपका ब्लड प्रेशर क्या बता रही है। डिजिटल मशीन से ब्लड प्रेशर नापना बड़ा आसान है, और आजकल अगर अच्छी कंपनी की डिजिटल मशीन है तो ये आसानी से सही रीडिंग बता भी देती है। अगर आप लोग डिजिटल वाला तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का, वो स्पेग्मोमैग्नेमीटर होता है, ट्रेडिशनल वाला, मरकरी वाला। उसमें बीपी को बांध के फिर पंप से हवा भरी जाती है, और जब हवा भर जाए तब स्टेथोस्कोप को यहाँ बीच में रखा जाता है और कान में लगा के सुनना चालू करते हैं। तो जहां पे स्टेथोस्कोप में पल्पिटेशन स्टार्ट होती है उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, और जहां जाके ये पल्पिटेशन बंद हो जाती है उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो ये होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी। तो जो स्टेथोस्कोप रखते हैं ना यहाँ पे, उसमें जब धक 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 चालू हो जाता है तो वो बीपी का सबसे ऊपर वाला सिस्टोलिक प्रेशर है, और जब धक 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 बंद हो जाए ना तो वो नीचे वाला है डायस्टोलिक प्रेशर। थोड़ा और अनुभव होगा तो आप मरकरी के जंप को भी देख के अनुमान लगा सकते हो कि जहां पे भी धक धक चालू होगी मरकरी वहां जंप करने लगता है, और जैसे धक धक बंद होगी मरकरी फिर साइलेंटली नीचे जाने लगता है। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल वाला स्पेग्मोमेट्रोमीटर या डिजिटल वाला। यही डायग्नोस का सबसे अच्छा तरीका है ब्लड प्रेशर। ठीक है। चलो, ब्लड प्रेशर अगर किसी का कम है तो उसको हम क्या दे सकते हैं? सबसे पहली चीज अश्वगंधा। मैंने कहा था ना अश्वगंधा बहुत जरूरी चीज है। तो अश्वगंधा यहाँ क्या करेगी? स्ट्रेंथ देगी और बात को बैलेंस करेगी। फिर द्राक्षासव, ये भूख बढ़ाने की दवा है। द्राक्षासव ये भूख बढ़ाने की दवा है, 15 से 30 ml लेनी है। ये इससे एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, भूख अच्छी लगने लगेगी।
तो द्राक्षा सब पुअर एपेटाइट को इम्प्रूव कर लेगा, क्योंकि जो लोग खाने पीने में लापरवाह होंगे उन्हीं का बीपी अक्सर कम होता है। उसके बाद बाला तेल का अभ्यंग करना पूरी बॉडी में। मसाज करने से वात का प्यूरिफिकेशन होगा, ताकत आएगी। तो एक पेटेंट तेल है बाला, इससे मालिश करनी होती है पूरी बॉडी की, ये बहुत अच्छा रहता है वात को। वैसे भी अगर मसाज जो है वो वात को कम करता है, वात को बेहतर करता है, तो इसीलिए आपको पेन वेन में ना मालिश करने से राहत मिलती है। 10 मूला रेस्ट, ये हॉर्मोन्स को इम्प्रूव करता है, साथ साथ ये रिकवरी को सपोर्ट करता है। तो 10 मूला रेस्ट जो है, बहुत बार आपने मुझसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सुना होगा, आज आप लो बीपी में भी देख रहे हो, क्योंकि ये हॉर्मोन्स को इम्प्रूव करेगा। चंद्र प्रभावती भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत कॉमन सुना होगा आपने मेरे मुंह से, ये वीकनेस को दूर करेगी। चंद्र प्रभावती, ये एक टैबलेट दिन में 2 बार बहुत मैजिकल इम्पैक्ट ला सकती है। शतावरी चूर्ण भी आपने अक्सर मेरे साथ सुना होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये भी बहुत कारगर है। 3 से 5 ग्राम, मतलब 1 चम्मच के करीब दूध के साथ लेने से ताकत आएगी और शीतलता बनी रहेगी। तो ये बीपी को बूस्ट करने के लिए सारे सप्लीमेंट्स है, ये दवाइयां नहीं है। शतावरी चूर्ण सप्लीमेंट है, चंद्रप्रभावती सप्लीमेंट है, 10 मूला रेट सप्लीमेंट है। ये तेल लगाना तो मालिश अच्छी चीज है ही है। द्राक्षासव ये भूख बढ़ाने की दवा है। अश्वगंधा रिलैक्सेशन और स्ट्रेंथ की मेडिसिन है। तो ये सारी दवाएं आसानी से आप एडवाइस कर सकते हो, और अगर इनमें से पूरी ना करो तो कुछ कुछ भी कर सकते हो। लो बीपी में बड़े अच्छे रिजल्ट होंगे। ठीक है। सर मुझको मुझको लो बीपी रहता है 90-70, मतलब 90 तो कभी कभी आता है, अभी तो जनरली 86 क्या जैसा एज है। क्या है आपकी? मेरी 54 है। खाना पीना अच्छे से खाती है? हाँ अच्छे से खाती हूँ सर, लेकिन अभी इन दिनों काफी लो चल रहा है। पंचकर्म करवाया था, उसके बाद से काफी ज्यादा जैसे वीकनेस भी फील होती है मेरे को। और शाम को मैं डांस क्लासेस में जाती हूँ, तो फिर ब्रेक ले लेके मैं डांस करती हूँ, उस वक्त बहुत ब्रेथलेस फील करती हूँ। द्राक्षा सब आपके लिए ये 15 से 30 ml, ये जी। खाने के बाद, दोपहर को और शाम को, या सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात के डिनर के बाद। ठीक है। जी सर। ये आपके लिए, अगर आप इसको 15 से 30 ml एक डोज भी लेते हो तो भी बुरा नहीं है, पर ये कल से चालू कर दीजिएगा। ठीक। ठीक द्राक्षा है सर। सब ये अंगूर से बना हुआ, तो टेस्ट, इसका टेस्ट थोड़ा गंदा हो सकता है, लेकिन आराम से पीजिएगा, मजेदार है। इसके अलावा आप थोड़े दिन 10 मूला रेस्ट भी ले सकती हैं। तो एक टाइम द्राक्षा सब ले लीजिए, एक टाइम 10 मूला रेस्ट ले लीजिए। ठीक है। जी सर। इससे आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। चलिए आगे चले पथ्य पथ्य की ओर। भाई, गर्म पानी बहुत अच्छा होता है, तो गुनगुना पानी पीना लो बीपी वालों के लिए अच्छी चीज है। और जो ज्यादा कैलोरी वाले फल होते हैं ना, जैसे केला है, आम है, अंगूर है, ये लो बीपी में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बीपी कम हो रहा हो तो ये चीजें खाने से बीपी में अचानक से चेंज देखने को मिलता है। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, खजूर बहुत अच्छा होता है बीपी बढ़ाने को। गाय का दूध, गाय का घी, स्प्राउट, इजी डाइजेस्टेबल खिचड़ी वो मूंग दाल वाली, ये सब कुछ ताकत जल्दी देते हैं, इसलिए ये बीपी बढ़ाने के लिए अच्छे होते हैं। छोटे छोटे मील्स लेना अच्छा है, जिससे डाइजेशन इजी रहेगा। ऑयल मसाज करने से भी बीपी अच्छा रहेगा। और अच्छा रेस्ट करना जरूरी होता है ब्लड प्रेशर जिनका लो है। सर एक्चुअली वेट है ना, ये मतलब साल भर से मेरा बढ़ता जा रहा है, जबकि इतने साल मेरा मेंटेन रहता था 63 के ताकत आसपास, लेकिन एक साल ताकत के अंदर बढ़ गया मेरा। इसीलिए हमने आपको 10 मूला रेस्ट बोला है। हाँ, और उस वेट की वजह से मेरे को वो, मैं सुबह जैसे वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब खाती थी, तो वो स्प्राउट्स वगैरह वो सब मैंने बंद कर दिया है नहीं नहीं, बिल्कुल मत कि बंद कीजिए, वो सब खाइए। आपका वेट आपके खाने से नहीं बढ़ रहा है, आपका वेट आपके मेटाबॉलिज्म से बढ़ रहा है, इसीलिए हमने आपको 10 मूला रेस्ट दिया है। ओके सर। इसीलिए हमने आपको द्राक्षा सब दिया है, जिससे आप खूब अच्छे से खा सको। तो खाने पे कमजोरी मत आने दीजिए।
नहीं तो बाद में ये आपको ज्यादा डैमेज करेगा। ये मेनोपॉज वाला फेज है ना, पीरियड्स ठीक आ रहे हैं आपके अभी रेगुलर? नहीं सर, मेरे को तो 50 की एज में हो गया था अच्छा, मेनोपॉज। फिर 4 साल हो गए मेरे को। फिर ये दोनों चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये दोनों चीजें फिर आपको बहुत हेल्प करेंगी। हाँ, 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 चलो। चलो, तो ये हो गया आपका पथ्य। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना बहुत ज्यादा, या फिर सिंपली देखिए ऐसी चीजें नहीं लेनी है जो केमिकल बेस्ड हो। वैसे लो बीपी में सब कुछ खाना अच्छा होता है। लो बीपी में गोलगप्पे खाना बहुत अच्छा होता है। पर यहाँ कुछ लिखना था इसलिए मैंने ऐसे कुछ कुछ चीजें लिख दी है। लो बीपी में बहुत ही अच्छा होता है खाना खाना। तो जिसको भी लो बीपी हो ना, उस समय खाना खाओ। लेकिन ये लो बीपी का इलाज नहीं है, सिर्फ लो बीपी को बूस्ट कर देगा। लो बीपी का इलाज क्या है? अपने आप को ताकत देना, पानी अच्छा पीना, खाना अच्छा खाना, और रेगुलर एक्सरसाइज करना। ठीक। तो रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो ही आप लो बीपी को बीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पानी रोज 3 से 4 लीटर नहीं पी रहे हो, कम से कम दिन के 3 मील्स नहीं ले रहे हो, तो बीपी में सुधार नहीं देखने को मिलेगा। कई बार ये स्ट्रेस ओरिएंटेड भी होता है, इसलिए फास्टिंग वास्टिंग नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। इनको उपवास करने से बचना चाहिए, बहुत स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, खाना नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं। सर एक मेन चीज और है कि मैं हमेशा ऑलमोस्ट जैसे 90% लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके ही सोती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे राइट साइड सोती हूँ ना, तो मेरे को अचानक से जैसे मेरे सांस रुक गया हो तो मेरे को वापस सीधा होना पड़ता है, या लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ये क्यों होता है सर? ये सिर्फ आपकी आदत की वजह से है। और आप अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो ये लेफ्ट और राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने ओके। बॉडी इतनी मजबूत बनाई है कि लेफ्ट और राइट दोनों ही ऑलमोस्ट बेहतर है। अब जैसे क्या होता है ना, जिसके पेट पे थोड़ा फैट ज्यादा हो जाए, हम्म। उसकी जो फीमोरल आर्टरी है वो दब जाती है राइट साइड पे या सीधे लेटने से। तो लेफ्ट हम्म। साइड ये प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो उसको अच्छा फील होता है। तो हो सकता है थोड़ी ट्रंकल ओबेसिटी हो, इस वजह से राइट साइड थोड़ा कम डिफिकल्ट मतलब, या फिर जिनको गैस बनती है उनको भी राइट साइड थोड़ा कम डिफिकल्ट, कम कंफर्टेबल होता है। तो ये कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है। सबसे जरूरी चीज है एक्सरसाइज करना। तो अगर किसी को लो बीपी रहता है ना, तो उसको जितना हो सके लो इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी कराइए। खूब सारा उसको जो गत्यात्मकता वाले एक्सरसाइजेस है ना, जैसे चक्की चालन, डायनामिक ट्विस्ट है, हलासन, पश्चिमोत्तानासन जैसी चीजें, या जैसे पर्वतासन, भुजंगासन, या शशांगासन से भुजंगासन में जाते हैं, पर्वतासन में आते हैं। तो ये सारी चीजें डायनामिक एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करेंगी। सर मैं शाम को डेली मतलब 10 साल हो गए, 1.5 घंटे 2 घंटे डांस क्लास में जाती हूँ, रेगुलर मेरा नियम बना बस हुआ है। खाना 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 अच्छा कर लीजिए, मजेदार हो जाएगा सब। पानी और खाना। ठीक है। पानी काफी पीती हूँ सर। हाँ, तो फिर बस खाना और पानी अच्छा हो जाए हम्म। तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पानी रुक नहीं रहा है। आप जितना पानी पी रहे हो उस हिसाब से वॉशरूम भी जा रहे हैं। हाँ सर, मुझे एक्सेस में जाना ही पड़ता है। वो पानी अगर रुकता तो बीपी आपका बेहतर हो जाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है। तो उम्मीद हाँ करता हूँ आपको सर। हाई हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर समझ तो आ गया होगा। अभी इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो कल हम क्लास, मतलब मंडे जब भी हम क्लास शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपके सवाल जवाब ही करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो हम बात करेंगे। और फिर मंडे हम बाकी की और हार्ट हेल्थ कंडीशन, हार्ट हेल्थ को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो पूरा कार्डियोवास्कुलर, शेफाली प्रैक्टिकल क्लास करना तो चाहता हूँ, लेकिन आप लोग आते नहीं हो तो मजा नहीं आता। आप लोग आओगे क्या? सैटरडे या संडे कब आओगे बताओ? सर संडे को रख लीजिए। संडे रखते ठीक है, तो ग्रुप में एक पोल कर लेते हैं। 50% स्टूडेंट भी अगर रेडी होंगे तो संडे सुबह 7 बजे हमारी प्रैक्टिकल क्लास है। ठीक है। यस। यस सर। संडे सर सुबह क्या कराएंगे प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में हम कुछ प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। संघ सर योग प्रक्षालन निद्रा करा दीजिए। हाँ जी। योग निद्रा, योग निद्रा। योग निद्रा सुबह सुबह करने की वो चीज है। हाँ, इस सुबह रात में सुबह, करा दीजिए सर। सुबह सुबह सफाई करनी चाहिए।
आलसी लोग करते हैं सुबह सुबह योग निद्रा। सर संघ प्रक्षालन कराएंगे हाँ, क्या? संघ प्रक्षालन कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है। तो कल हम संघ प्रक्षालन, संडे को संघ, संडे। तो हम संघ प्रक्षालन के लिए एक पोल कर लेते हैं। और अगर हमें 50% लोग भी रेडी हो जाएंगे तो हम संडे संघ प्रक्षालन करें, ठीक है। सर सर क्योंकि संघ करना तो है संघ ना, अगर प्रक्षालन में तो एक क्वेश्चन था। कुछ सर नहीं होगा मंजू जी, निश्चिंत रहिए, एकदम आराम से कर सकती है, ठीक है। सर अगर सर संडे सर को मेरा हम काफी मंथ का प्रिकॉशंस होता है ना उसमें, एक बार कुछ नहीं करेंगे कुछ तो। नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 2-3 दिन का प्रिकॉशन होगा बस। वैसे भी आप सब योगा टीचर हो, बुरा खाना नहीं खाते हो। सर अगर संडे को शंख प्रक्षालन हम कर रहे हैं तो कल हमको लिक्विड या खिचड़ी जैसा ही खाना है ना? रात को आपको थोड़ा हल्का खाना खाना है, लिक्विड ओके। तो नहीं, हल्का खाना जो आसानी से पच जाए, क्योंकि जी कल सर। सैटरडे नाइट है। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि जो भी खाएं, ये सोच के खाइएगा कि बहुत मसालेदार, फ्राइड नहीं होना चाहिए, और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। तो घर का बना रहेगा तो बेस्ट है। ओके, थैंक यू सर। I wanted to do, but यहाँ तो सैटरडे नाइट होगा। अगर हम शंख प्रक्षालन की बजाय, क्योंकि शंख प्रक्षालन हम जनरली अपनी क्लास में भी बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करा पाएंगे, है ना, तो सर बिल्कुल अगर आप हमें कराएंगे कुछ शेफाली जी, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे शेफाली जी, आने दीजिए, मैं कराता हूँ, फिर देखिए कैसे कराएंगे। अच्छा नहीं सर, बहुत मैं कह आराम रही से हो थी जैसे जाता कई है। लोग हमारे पास बैक पेन के लिए आते हैं या कुछ है, तो आप हमारे को उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस उससे रिलेटेड बता दीजिए सर। आजकल जो ये थोड़ा शेफाली जी, बेल्ट वगैरह का शेफाली या जी कुछ देखिए, ऐसे जो अब चलते हैं। इतने दिनों बाद अगर मुझसे आप ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे दुख हो रहा है। बैक अरे पेन कभी नहीं भी एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता भगवान। बैक पेन कभी भी एक्सरसाइज से नहीं ठीक होगा। बैक पेन जरूरी है न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइज करना। बैक पेन आया ही कमजोरी की वजह से। अगर आपने न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइज नहीं किया तो बैक पेन के लिए एक्सरसाइज कराओगे, अच्छा लगेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बैक अच्छा। पेन सिंपल, सारी सिंपल एक्सरसाइजेस से ठीक होता है न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइज करने के बाद। तो अगर किसी को बैक पेन का इलाज करना है तो पहले 1 महीने उसका न्यूट्रिशन अच्छा कीजिए, लाइट स्ट्रेचेस कराइए उसको। 1 महीने बाद आप देखोगे उसका बैक पेन जादू से गायब हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट स्ट्रेन वाली चीजों से बचना होता है जब आप उसको न्यूट्रिशन बेहतर दे रहे होते हैं तब। तो फिर आपको जैसे सेतु बंद आसन हो गया, पवन मुक्त आसन हो गया, ऐसी लाइट एक्सरसाइजेस करना अच्छा होता है। जैसे भुजंग आसन कर रहे हो तो उसमें नेवल से ऊपर वाला हिस्सा उठाना अच्छा होता है। जैसे आप अगर उसको मानो राज कपोत आसन कर रहे हो तो पीछे पैर मोड़ने की जरूरत नहीं, सिंपल पीछे पैर सीधा करके फिर ऊपर उठा लीजिए। तो ऐसे कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है जिससे बैक पेन गायब हो जाता है। बैक पेन का कोई भी बुरा से बुरा केस लाओ, सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा तो नहीं ठीक होगा। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं ठीक होगा, पहले बता चुका हूं। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मैनेजेबल होता है, और जितना भी मस्कुलर पेन होगा सब गायब हो जाएगा न्यूट्रिशन इंप्रूव करते हैं। बैक पेन सर का अगर स्पाइन में अगर गैप आ जाए तो फिर मैनेजेबल है लाइफ टाइम। अच्छा। लाइफ टाइम मैनेजेबल है। न्यूट्रिशन भी बता दीजिए, क्या क्या न्यूट्रिशन है एक बार। कितनी बार मतलब बताऊं? विटामिन डी सप्लीमेंट कुछ। कितनी बार बताऊं सीमा जी? विटामिन डी, कैल्शियम, ठीक सर। B12, ये 3 पैरामीटर तो बड़े जरूरी है मसल हेल्थ के लिए। चौथी चीज आती है प्रोटीन। तो प्रोटीन का अगर टेस्ट नहीं कराना चाहते हो तो सिंपली उससे पूछ लो, भैया कि 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन का खाना लिख के दे दो मुझे। आप अपने आप अनुमान लगा लोगे उसके खाने में प्रोटीन कैसा है। तो तो मसल सर पेन एक्सरसाइज नहीं करा सकते गैप में? किसमें? बैक में अगर गैप आ जाए स्पाइन में। वो मैनेजेबल है, मैं बोल तो रहा हूँ एक्सरसाइज से ही मैनेजेबल होगा। अपवर्ड स्ट्रेचेस अच्छा। जितने होते हैं सब करने होंगे और उससे वो लाइफ टाइम मैनेजेबल रहेगा। लेकिन जब एक्सरसाइज छोड़ के आप आलस वाली जिंदगी में जाओगे फिर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डिजेनरेटिव स्ट्रक्चरल चेंज है ना। तो स्ट्रक्चरल चेंज रिवर्स नहीं होगा, फिर आपको मसल्स को स्ट्रेंथ करके उस कंडीशन को मैनेज करना होगा। तो जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पहले तो मेरे को बहुत बैक पेन रहता था, जब से मैं योगा करने लगी हूँ सब चीजें अच्छी हो गई हैं। मैं योगा छोड़ देती हूँ 1-2 महीने बाद फिर मेरा बैक पेन वापस आ जाता है। तो ये एक, मैनेजेबल कंडीशन। एकदम सर उस स्टाइल में ही बोल रहे हैं आप। क्या? जैसे वो बोल के जाते हैं ना, आप उसी स्टाइल में बोल। नाइस बहुत एडवर्टाइज। सालों तक सुना है ना, बहुत सालों तक सुना है।
मतलब मुझे याद है कि जब मैं शुरू शुरू में अपनी योगा क्लासेस कंडक्ट करता था, तो ऐसे जैसे आप सबको लोग मिलते हैं ऐसे ही लोग मुझे भी मिलते थे। चलिए, आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। मंडे हम बीपी देखेंगे, संडे हम मिलेंगे सुबह 7 बजे शंख प्रक्षालन के लिए। सर ये ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम के भी वो कुछ सप्लीमेंट का नाम देखो, बताएंगे आप? ये मॉडर्न मेडिसिन के सप्लीमेंट्स हैं, हमें देने का अधिकार नहीं है। अच्छा। आयुर्वेदिक क्या रेडी रखना है संघ प्रक्षालन के लिए, आप मैसेज करेंगे ग्रुप में। शंख प्रक्षालन के लिए आपको 2 से 3 नींबू रखने हैं, अगर 4 रख लो तो बेस्ट है। 4 लीटर पानी सबको पीना है। 4 लीटर से ज्यादा नहीं पिएंगे, 4 लीटर पानी सबको पीना है। तो 4 लीटर पानी के लिए 4 एवरेज साइज के नींबू, 1 लीटर पानी में 1 नींबू, और घर में यूज होने वाला टाटा नमक, और कुछ नहीं, ल्यूकवार्म वाटर, और कुछ नहीं। इतने में हमारा शंख प्रक्षालन पूरा हो जाएगा। ठीक है। सर सर नींबू मैंने और शंख सॉल्ट दोनों डालना है। प्रक्षालन के मेरी आंखें सूज गई थी सर, वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई, बस आंखें सूज गई सर नींबू डालने से। इस बार कुछ नहीं होगा सीमा जी, सही तरीके से करेंगे। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। सर 4 लीटर पानी बहुत होगा सर, बुक में तो लिखा है कि 2 बाल्टी और 3 बाल्टी मंजू जी, हम ऐसा। 4 लीटर आपको पिलाएंगे जरूर। हम किसी भी चीज को करेंगे तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक सर है। बहुत अच्छा करवाते हैं आप, जरूर करिए। 4 लीटर मैंने पानी अपनी हम क्लास आपको में पिलाएंगे। करवाया है, ऑनलाइन क्लास में, उसके बाद में सर वाला ही करवाती हूँ और इतना अच्छे से होता है। 1-1 किलो 2-2 किलो वेट तो यूं ही कम हो जाता है लोगों का। नहीं नहीं, मैं वेट कम नहीं करा रहा हूँ शिल्पा जी, मैं वेट वेट कम कराने नहीं वालों नहीं पे बहुत चिढ़ता हूँ मैं। नहीं सर, लेकिन हो जाता है सर, आपके यही वाला मैंने जब से करवाने लगी हूँ मेरा तो ना। आज तक नहीं हुआ, मैं तो अच्छा मोटा तो तगड़ा हूँ, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ वेट कम। चलिए खैर, सर इसको प्रक्षालन के बाद कुछ यानी हाँ, खिचड़ी खाएंगे, मूंग दाल की खिचड़ी अच्छा, खाएंगे। कैसे बनानी है मतलब वो नौ भी सिखाएंगे। घी डाल के, नहीं घी नौ डाल के। आपको हम संघ प्रक्षालन के बाद खिचड़ी बनाना भी सिखाएंगे और खाना भी सिखाएंगे। ठीक है। घी डाल के। सर उस दिन तो पूरा दिन ही प्रिकॉशंस करना पड़ेगा ना खाने का। अरे तो जितनी बार आप खाओगे उतनी बार खिचड़ी ही खाओगे, ताजी बनी हुई। सर मेरे घर उस दिन प्रोग्राम था। मेरे घर तो उस दिन सारे गेस्ट आए कोई बात नहीं, फिर शेफाली जी आप देख लीजिएगा, हमें खाइएगा हैं। मत। मेरा इतना अच्छी सर चीज रात छूट को भी जाएगी नहीं हो सर। पाएगा ना? जी हिना जी। सर रात को भी नहीं हो पाएगा ना? हिना जी, आप ज्वाइन करके देख लीजिएगा, करिएगा मत। हाँ जी सर, सर मेरा मन तो था बट मुझे लग नहीं रहा कोई रात बात को नहीं, दूसरे पॉसिबल दिन होगा। सुबह रिपीट कर लीजिएगा भाई। ठीक है सर, इतना ठीक है। अफसोस मत बनाइए, दूसरे दिन सुबह रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, चलो, ओके, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।